नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आंसर राइटिंग का अगला वीडियो होगा ये, और जिन लोगों का आंसर लिखना नहीं आता है उन्हीं के लिए वीडियो है। और आंसर जो लोग लिखते हैं उनको पता नहीं चलता है कि सवाल के जो मूल भावना है उसको किस प्रकार से पकड़ना होता है और आंसर में क्या पूछा गया है, सवाल का डिमांड क्या है, उसको समझने में आपको मदद करता हूँ। मैं आंसर चेक करता हूँ, एक पेड ग्रुप है अपना जिसमें मैं आंसर चेक करता हूँ। 200 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, या अगर 6 मंथ का ज्वाइन करना है तो 1050 है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं इतने रुपए में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है उसमें आंसर राइटिंग चेक के साथ साथ करंट वगैरह का भी PDF आपको मिल जाता है। और आंसर बहुत ही क्रूरता के साथ मैं चेक करता हूँ। शायद ही कोई बच्चा होता है जिसको 4 नंबर या 5 नंबर मिलता है, 10 में से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो 1, 1.5, 2 यही एवरेज रहता है अपना, उससे ऊपर नहीं देता हूँ क्योंकि आंसर भी उस लाइक के होने चाहिए ना। और क्रिटिसिज्म को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं लोग। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रुप में जो सदस्य हैं 100 लोग करीब में जुड़े हुए अभी पेड ग्रुप में, और उनको जब मैं बोलता हूँ सुधार करिए तो जेन्युइनली सुधार करते हैं। इसका मतलब होता है वो ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस पर। ओके, और इस पर प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना होता है, खुद को समर्पित कीजिए तो 100% आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरा टेलीग्राम होगा, इंस्टाग्राम होगा, कहीं पर भी मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन करवा दूंगा मैं। लेकिन इस सवाल को पढ़िएगा। 2 सवाल मैं लाया हूँ, एक पॉलिटी का है और एक आपका करंट से रिलेटेड है। जो करंट में जो भी टॉपिक चर्चा होता है, मुख्य रूप से देखिए सवाल नहीं होता है कि सवाल कट पेस्ट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं आपको पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स है और DPSP है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है, ये अगर आपको मैं डिटेल में कवर करवा दूं आंसर राइटिंग एक आंसर के माध्यम से, तो यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा होती है, ना कि टॉपिक से। जो मैं सवाल करवाऊँगा ज़रूर थोड़ी कि वो सवाल पूछेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रोज़ सवाल पोस्ट होता है, हर जगह पर सवाल पोस्ट होता है, सारे ग्रुप में, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, सभी जगहों पर सवाल पोस्ट होता है। आप भी लिख सकते हैं उस सवाल को। देखिए इस सवाल को पढ़ने से पहले चलिए पॉलिटी का सवाल पहले पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर इस सवाल पर भी आएंगे। मुझे पता है आप इसका आंसर सोच रहे होंगे क्या AI मानव सर का विकल्प हो सकता है विवेचना कीजिए। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सवाल है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ गलतफहमी हुई कि बहुत आसान सवाल है, और उन्होंने बहुत बेहद शानदार घटिया आंसर लिखा, और काटने में भी मुझे बड़ा मज़ा आता है आंसर, क्योंकि बहुत ख़राब लिखा था। उम्मीद नहीं करते हैं आप कि भाई सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करो इस लेवल का लिखो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है, जिन जिन ने लिखा उन सब ने प्रयास किया था, और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। नहीं लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है लिखना। उन सभी को मैंने बोला है कि बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने, वेरी गुड। ये तो कम से कम मैं सबको बोलता हूँ। उसके बाद से नंबर भले ही कम दूं, लेकिन ये तो मैं सबको बोल देता हूँ कि भाई प्रयास ज़रूरी होता है। आज अगर अच्छा नहीं लिखा है तो कल अच्छा लिखेगा, लेकिन लिखने सही तो होगा ना। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, लिखेंगे है ही नहीं, तब फिर नहीं हो सकता है। चलिए पहले पॉलिटी का सवाल दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या सवाल क्या है और उसका मूल भावना क्या। सवाल को ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अंग्रेजी में बोलूँ तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है और DPSP जो होता है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही सवाल है। अंग्रेजी में भी मैं सवाल देता हूँ और आंसर भी चेक करता हूँ। तो यही सवाल पूछा गया था। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या लिखोगे? फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, DPSP क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से फैसले दिए हैं DPSP से संबंधित, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कौन कौन से फैसले दिए, यही तो लिखेंगे ना आप। यही लिखेंगे, मैक्सिमम लोग तो यही लिखेंगे। यही नहीं लिखना है, इसमें गलत हो जाएगा आपका वो सवाल। यहाँ पर तो ये पूछा ही नहीं गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, DPSP क्या होता है, उसके बारे में बताइए। ये पूछा गया है सवाल में, और 250 शब्द ही रहता है। 250 शब्द बेहद कम होता है, लगभग 2.5 पेज हुआ मात्र। आपसे सवाल पूछा गया है कि DPSP जो होता है वो किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के पूरक होते हैं, यानी कि मदद करता है उसको, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस प्रकार से DPSP के पूरक होते हैं। एक दूसरे शब्द यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे के, यानी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मूल भावना पकड़ना होता है सवाल का। कतई नहीं पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बताइए, ये सब नहीं पूछा गया। मैं अभी बताऊंगा आंसर इसका, लेकिन पहले इस आंसर को पढ़ते। जिनका आंसर है बहुत अच्छा प्रयास किया है, लिखने का तरीका भी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा। अब इसमें जो कमियां खामियां वही निकालना मेरा काम है, वो मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, शुरुआत का लाइन बेहद अच्छा लिखा। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा, ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। गुड इंट्रो इसको बोल सकते हैं कि अच्छा इंट्रो लिखा है इन्होंने। इसी प्रकार से मैं चेक भी करता हूँ, हर हिस्से को चेक करता हूँ। जहाँ पर जो सही रहता है उसको वहाँ पर सही लिख देता हूँ, जो गलत रहता है उसको गलत लिख देता हूँ। कई सारे बच्चों के ऐसे आंसर होते हैं जो आधा हिस्सा तो सही रहता है, सवाल के डिमांड के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन लिखते लिखते ये सबके साथ होता है।
ये सभी के साथ होता है कि लिखते लिखते वो उनका क्या हो जाता है, वो किसी और दिशा में मुड़ जाते हैं और फिर अंत कर देते हैं। खासतौर से निबंध लेखन में इस तरह के बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल में इसी तरीके की गलतियाँ बच्चे करते हैं कि शुरुआत तो किया था ईर घाट से लेके चले गए बीर घाट तक, मतलब कि शुरू किया था सवाल के डिमांड के अनुसार और ख़त्म कर रहे हैं किसी और सवाल के हिसाब से। ये सही है, ये शुरुआत में आपको होगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आंसर राइटिंग की तो होगा इस चीज़ का। चलिए इंट्रो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, आगे बढ़ते हैं। इन तत्वों का कार्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल सही बोला है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में यहाँ से यहाँ तक दिए गए, फिर इन्होंने डीपीएसपी की बात की। देखिए इनका इंट्रो जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप एक परफेक्ट इंट्रो कह सकते हैं इसके हिसाब से कि सही लिखा है इन्होंने, कोई इसमें खामी नहीं है, सही लिखा है, इंट्रो सही है इनका, ये बिल्कुल सही था। केशवानंद भारती मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया लिया कि मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक क्रांति के एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। सही है, ये भी मान लिया, सही है भाई। चलिए, मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, देखा जा सकता है कैसे। अब यहीं से इनका क्या है, मुख्य हिस्सा शुरू हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको कि मुख्य बॉडी है, मेन बॉडी जो आंसर का बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो मेन बॉडी यहीं से इनका शुरू हो रहा है। और देखिएगा एक चीज़, पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो एक चीज़ इनके आंसर से मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप इसी प्रकार से छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा कीजिए। वैसे तो कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स में लिखें, लेकिन अगर आप इस तरह के पैराग्राफ लिखते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। लिखने में रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है कि पढ़ने में अच्छा होना चाहिए और उसमें तर्क और कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटे पैराग्राफ हमेशा 4 लाइन 5 लाइन ज़्यादा जाना है। आधे पेज के पैराग्राफ में जीएस के आंसर मत लिखिएगा, निबंध लेखन आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इनका मेन बॉडी पढ़ते हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं डीपीएसपी उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निषेध तो पूरे समाज के हित की बात करता है। मौलिक अधिकार भी तो समाज के हित की बात करता है, नहीं करता है क्या? आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता को मिटाने की, छुआछूत को समाज से मिटाने की बात करता है, नहीं करता है वो मौलिक अधिकार समाज के हित की बात। आर्टिकल 15-16 के तहत जो समानता दी गई है, क्या ये बात नहीं करता है कि आरक्षण वगैरह तो इसी में शामिल है, महिला आरक्षण से लेकर सब चीज़, क्या ये समाज के हित की बात नहीं करता है? बताइए कहाँ से ये पॉइंट रिलेवेंट लग रहा है आपको? मौलिक अधिकार भी तो समाज के हित की बात करता है भाई, ये क्या बात हो गई? तो ये पॉइंट इनका तार्किक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। जब जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया जा रहा था तो उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 का हनन होता है, ऐसा माना गया। तो सरकार ने नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। और चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि भाई समान वितरण होना चाहिए, इसको लेकर ये दे सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट और तार्किक ढंग से लिखा जा सकता था, पूरी रिलेवेंट नहीं हुआ। अतः सरकार ने भी यह सिद्ध किया कि मान्यता दी कि नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह हमेशा सत्य नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर माना जाता है अधिकांश जगहों पर। आर्टिकल 39 क है शायद, आर्टिकल 39 को छोड़कर, क को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। मूल अधिकार को नीति निषेध तत्वों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39 क है शायद या ग है, उसी में केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के नीचे माना गया है, बाकी सभी जगहों पर ऊपर माना गया है। तो ये भी आपने गलत लिखा है, सीधा सीधा गलत है ये चीज़। ओके, और इसके पीछे यह धारणा भी थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। तो ठीक है, एक ही तो एग्जाम्पल हमें आज तक मिला है, जो संपत्ति का अधिकार था वही तो बस एक आज तक एग्जाम्पल मिला है। और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सामाजिक कल्याण में बाधक हैं? मूल अधिकार सामाजिक कल्याण में बाधक कब से होने लग गए? एक था तो जिसको सरकार ने संशोधित कर दिया था पहले संशोधन में ही। तो ये तो आप मान जाइए कि ठीक है भाई, उसमें लाया गया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था और उसके बाद संशोधित कर दिया गया। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं, पवित्र हैं कि नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बहुत आता है, यह सिद्ध होता है कि अधिकारों में समानता और स्वतंत्रता दोनों निहित होते हैं। मौलिक अधिकार हमें समानता देते हैं, डीपीएसपी हमें स्वतंत्रता देती है। या ये देखिए गलत, डीपीएसपी कौन सी स्वतंत्रता देता है आपको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपको मूल अधिकार से मिलता है, आर्टिकल 19 से मिलता है। पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता तो आपको आर्टिकल 25 से मिलता है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। आर्टिकल 21 से आपको जीवन की स्वतंत्रता मिलती है, घूमने फिरने वगैरह सब की, प्राइवेसी के हनन का, सब कुछ का, शिक्षा का अधिकार, सब कुछ तो यहीं से मिलता है आपको। बताइए।
आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो तो कितना डिटेल में है। घूमने फिरने, विचरण करने, संघ बनाने, नौकरी पाने, हर चीज़ की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं पर भी नौकरी करने, कहीं पर भी बस जाने का भी अधिकार, ये स्वतंत्रता है। ये तो DPSP का भाग नहीं है, ये तो मूल अधिकार का भाग है आर्टिकल 19। बताइए, आर्टिकल 19 के 2 में तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया गया है कुछ तर्कों पर, तार्किक आधार पर शब्द यूज किया गया, तार्किक आधार। बताइए कहाँ से सही था? तो ये क्या था, इनका शुरुआत आंसर का बहुत ही अच्छा किया था इन्होंने। ये चकमा देना चाह रहे थे आंसर चेक करने वाले को। देखो शुरुआत मैंने कितना अच्छा किया है, अंत में जाकर इन्होंने थोड़ा सा लीक से भटक गए और इनको नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब इसके आंसर के मैं खामी के साथ आंसर भी आपको बताऊँगा कि इसका क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। DPSP और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक होते, इसका तात्पर्य क्या होता है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। DPSP और मूल अधिकार, देखिए बांट के रख लिएगा थोड़ा सा। DPSP और मूल अधिकार ये क्या है? जो DPSP है ये किसकी बात करता है? आर्थिक जो होता है और सामाजिक, इसके कल्याण की बात करता है ये। यानी कि आर्थिक समानता, समाज में समानता होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, कानून एक होने चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए, गोवंश की रक्षा करना चाहिए। और उसके बाद से क्या है, शक्तियों का विभाजन जो है, लेजिस्लेटिव जो आपका जुडिशरी है, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। उसके बाद से क्या दिया गया है, उसके बाद से पंचायती राज का दिया गया है। ये सब सामाजिक और आर्थिक, समान वेतन दिया गया है। फ्री में आपको फ्री में लीगल जो एड दिया जाता है, यानी कि फ्री में कानूनी सलाह या फ्री में वकील पाने का अधिकार जो दिया गया था, ये सब किस में आता है? DPSP। यानी कि आर्थिक और सामाजिक जो अधिकार हैं, जो आर्थिक और सामाजिक जो कल्याण है, वो कहाँ पर निहित है? तो DPSP में। मूल अधिकार है मुख्य रूप से राजनीतिक कल्याण की हम लोग बात करते हैं। स्टेट के पावर पर, स्टेट जो होता है जैसे भारत सरकार है या राज्य सरकार है, स्टेट के पावर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए मूल अधिकार का उपयोग किया जाता है। मूल अधिकार क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो अधिकार हैं जो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके संपूर्ण डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है किसी का। तो यानी कि मूल अधिकार राजनीतिक अधिकार की बात करता है और ये आर्थिक और सामाजिक अधिकार की बात करता है। राजनीतिक अधिकार की तब तक पुष्टि नहीं हो सकती, राजनीतिक अधिकार की तब तक पुष्टि या पूर्ति नहीं हो सकती है जब तक उसको सामाजिक और आर्थिक अधिकार किसी को नहीं मिला हो। सामाजिक रूप से कोई सबल ना हुआ हो, उसको वेतन ना मिलता हो, वो गरीब हो, उसको लीगल एड नहीं मिलता हो, उसको पंचायत का पता ना हो, उसको शिक्षा ना दीजिए, उसको धार्मिक आधार पर भेदभाव करते रहिए, तो ये सब अगर उससे करते रहेंगे तो क्या होगा? उसका सोशल डेवलपमेंट ही संभव नहीं हो पाएगा। सोशल डेवलपमेंट जब तक नहीं हुआ तब तक वो राजनीतिक अधिकार की बात कर ही नहीं सकता है, और राजनीतिक अधिकार जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो सोशल व इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकता है। यानी कि मूल अधिकार जब होगा तभी DPSP भी काम का होगा, और DPSP जब होगा तभी मूल अधिकार काम का होगा। इसका एग्जाम्पल क्या मिलता है हमें? इसका एग्जाम्पल ढेर सारा मिलता है हमें। कहाँ कहाँ पर मिलता है? अगर हम लोग शुरू से बात करें तो शुरुआत में अगर देखा होगा आपने तो DPSP दिया ही क्यों गया था? DPSP इसलिए दिया गया था क्योंकि हम आज़ादी के बाद इतने अमीर नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास कि हम उतने सारे मूल अधिकार दे सकें। इसलिए हमने क्या किया, हमने उन सबको कहाँ पर डाल दिया? तो DPSP में डाल दिया कि आने वाली सरकारें जो होंगी वो क्या करेंगी, तो इन सबको जो देश के लोग हैं उनको ये सारे अधिकार दिए जाएंगे। कुछ अधिकार उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए, बाकी अधिकारों को उन्होंने DPSP में डाल दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सरकार प्रोन्नति करने लग गई वैसे वैसे उन्होंने अधिकार भी हमें देना शुरू किया। जैसे उन्होंने पहला अधिकार दिया, कौन सा संशोधन था? तो 42वां संशोधन के द्वारा दिया गया हमें समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार जो दिया गया वो कब दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ये DPSP के द्वारा किसकी पूर्ति की गई थी? फंडामेंटल राइट्स की पूर्ति की गई थी, समानता के अधिकार की पूर्ति की गई थी। कब? तो 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के सरकार में। इसी समय में क्या दिया गया था? फ्री लीगल एड की बात की गई थी। लीगल एड मतलब फ्री में कानूनी सलाह की भी बात की गई थी। ये भी क्या था? ये भी था कि कानून के समक्ष समानता की जब हम बात करते हैं तो जब हमारे पास वकील नहीं होगा, गरीब लोगों के पास, वंचित, दलितों, गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों, इनको दिया गया था फ्री में वकालत, फ्री में वकील का अधिकार, लीगल एड का अधिकार। ये क्या था? ये कानूनी समानता को स्थापित करने के लिए पहला सबसे बड़ा प्रयास था। इसके बाद से आपको दिया गया
पंचायती राज का जो आर्टिकल 40 का भाग है, पंचायत जो है आर्टिकल 40 में डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी का भाग है, इसको शामिल किया गया कब? तो 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया। ये क्या था? ये ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये क्या करता है? लोगों को पॉलिटिकल रूप से मजबूत करता है, लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करता है। ये भी कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के पूरक एक दूसरे को दिखाता है। उसके बाद से कौन सा अधिकार दिया गया आपको? उसके बाद से दिया गया था आपको राइट टू एजुकेशन का अधिकार। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 44 का भाग है, 43 या 42 का भाग है शायद, देख लीजिएगा जहाँ पर भी है। राइट टू एजुकेशन के द्वारा क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार लोगों को मिला, जिसको बाद में मूल अधिकार में शामिल किया गया। यानी कि डीपीएसपी ने एक बार फिर से पूरक का काम किसका किया? तो डीपीएसपी ने फंडामेंटल राइट्स का पूरक का काम किया और इसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स कहीं न कहीं मजबूत हुआ। और फंडामेंटल राइट्स अगर मजबूत नहीं होते लोगों के, तो लोग ये चीज़ बात ही नहीं करते कि उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लोग ये चीज़ बात ही नहीं करते कि उनको पंचायती राज का अधिकार दिया जाए, लोग ये चीज़ बात ही नहीं करते कि उनको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, लोगों को स्वच्छ वायु का अधिकार है। इसी के तहत आर्टिकल 21 में शामिल किया गया जीवन के अधिकार में स्वच्छ वायु का अधिकार, जो आपको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए लोगों को रहने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला। ये भी क्या था? तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स ने डीपीएसपी को पूर्ति की। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा लोगों के अंदर ये सोचने समझने की शक्ति डेवलप हुई कि डीपीएसपी जो है ये उन्हीं का है, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। अब जब हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो ये भी क्या है? कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसके द्वारा धार्मिक समानता जो है इसकी स्थापना होगी। जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, सिविल कानून जो हैं मुख्य रूप से विवाह विच्छेद, और उसके बाद से आपका जो कानून होता है दहेज, और दहेज बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो आपका डिवोर्स संबंधी कानून होता है, मैरिज संबंधी कानून होता है, उसके अलावा जो संपत्ति होता है उस संबंधी जो कानून है, ये सब के सब की पुष्टि कैसे होगी? सब समान कैसे होंगे? तो आर्टिकल 44 को जब लागू किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर भी इसके हितधारक थे, मतलब कि वो भी बोलते थे कि समान नागरिक संहिता जो है ये लागू किया जाना चाहिए। ये उनके सबसे बड़े एक सपनों में से एक था जो लागू नहीं हो पाया उनके जीते जागते। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है कि मूल अधिकार जो हैं ये और डीपीएसपी जो हैं ये कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग करके इनको नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल डीपीएसपी दिया ही गया था इसीलिए क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे आज़ादी के बाद कि हम उतने सारे चीज़ को मूल अधिकार में शामिल कर सकें। तो इसको समझिएगा, यही इस सवाल का डिमांड था। कुछ बच्चों ने इसके हिसाब से लिखा है, कुछ ने आधे अधूरे लिखा है। इंग्लिश मीडियम के कुछ 2-4 बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखा है इस पर, और कुछ बच्चों ने इस पर आंसर तो लिखा है, इन्होंने लिखने की बहुत अच्छी कोशिश की, जिनका भी ये कॉपी है बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने अधूरा लिखा है, ये नहीं आगे सोच पाए, लेकिन प्रयास बेहतरीन किया है इन्होंने, क्योंकि इनका जो पैटर्न है आंसर का वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, जिस दिशा में मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि क्या इस सवाल में डीपीएसपी को लिखना था? नहीं, आपको यही सब एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं आज़ादी के बाद से, इन्हीं सब को लिख कर बताना था आपको। गला मेरा ख़राब है तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। इन्हीं सब को लिखकर आपको बताना था कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स ने डीपीएसपी को मजबूत बनाया, डीपीएसपी ने फंडामेंटल राइट्स को मजबूत बनाया। तो ये इस सवाल का मूल भावना था। अब दूसरे सवाल पर चलते हम। क्या एआई मानव श्रम का विकल्प हो सकता है? बेहद आसान सवाल था और मैंने उम्मीद नहीं किया था कि बच्चे इतनी ख़राब लिखेंगे इस पर। कुछ बच्चों ने बेहद शानदार आंसर लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ख़राब लिखा है। बहुत ख़राब मतलब बहुत ख़राब, लेकिन सब ने प्रयास बहुत अच्छा किया है। देखिए इस सवाल में पूछा क्या गया है। इस सवाल में कई सारे लोगों ने क्या लिखा है, एआई के कार्य, कि एआई क्या क्या करता है। ये थोड़ी पूछा गया है आपसे। एआई के कार्य पूछना हो तो मैं सीधा सीधा बोलता एआई के कार्य क्या हैं बताइए। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या मानव श्रम का विकल्प हो सकता है, यानी कि संपूर्ण रूप से जो मनुष्य है क्या ये जो भी कुछ करता है वो सब कुछ आप एआई से करवा सकते हैं आने वाले समय में? क्या मनुष्य जो है उसके सारे श्रम का विकल्प, जो भी मनुष्य काम करता है उन सभी के एक अलग ऑप्शन के तौर पर एआई का आप उपयोग कर सकते हैं? यही सवाल पूछा गया था आपसे। इन्होंने जो भी लिखा है, चलिए पढ़ते हैं इनका आंसर। एआई एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मनुष्यों की तरह सोचता है, समझता है, उत्तर देता है और निर्णय लेता है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव मस्तिष्क की तरह बुद्धिमत्ता से चलते हैं तथा कार्य करते हैं। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, परफेक्ट इंट्रो है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 19वीं शताब्दी में आई औद्योगिक क्रांति की तरह यह शताब्दी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्रांति लाने के तैयार खड़ी है। आज प्रायः हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, सही लिखा है। एआई के प्रमुख इस्तेमाल लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। सारे क्षेत्रों में चिकित्सा,
शिक्षा, औद्योगिक, उसके बाद से अलग अलग जो रक्षा है, न्यूज़ पढ़ने के क्षेत्र में जो न्यूज़ चैनल पर आजकल देखा होगा आपने, गोदी मीडिया अक्सर करती रहती है, एआई का एंकर लेके खड़ा कर देगी, लेकिन बात उससे भी वही निकलते हैं। और फिल्म मेकिंग का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो कोडिंग वगैरह होते हैं उसमें भी भरपूर मात्रा में एआई का उपयोग हो रहा है। तो ये तो इसके उपयोग की बात होगी, ठीक है, उतना लिखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने तर्क दिया है कि जहाँ एक और एआई के अनगिनत फायदे हैं तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, किंतु यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की तरह हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने अच्छा लिखा है कि भाई उसका कुछ तकनीक बताया है कि क्या काम कर सकता है क्या नहीं। और उसके बाद इन्होंने अंत में कंक्लूड भी बहुत अच्छा किया। ये सारी बातें चिंता में डाले रहीं कि फिर भी मानव श्रम की क्या उपयोगिता रह जाएगी। क्या मनुष्यों में बेरोजगारी बढ़ जाएगा, क्या अमीरी और गरीबी के बीच में खाई और गहरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना पूरी तरह से संभव नहीं है। मानव श्रम की अपनी अहमियत ये रहेगी। जब औद्योगिक क्रांति का दौर आया तब 19वीं सदी में इसी प्रकार का एक डर था कि क्या मशीन इंसान की जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण के लिए एआई के नियंत्रण करने के लिए भी मानव की आवश्यकता होती है। एआई बनाने के लिए भी तो इंसान चाहिए होगा, है ना। और मनुष्य कभी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा बनाई गई मशीन उसी के लिए घातक हो जाए, अतः उसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में ही रहेगा। रोबोट के निर्णय के लिए चिप बनाना, उसको असेंबल करना, ये सब काम भी मनुष्य ही करते हैं मुख्य रूप से। मशीन खराब होने पर सब कुछ वगैरह इन्होंने बहुत सारा तर्क दिया है, अलग अलग तरीके की बात की है और बहुत सारा कुछ लिखा है। इन्होंने आंसर लिखा है, बेहतरीन आंसर था। इस आंसर के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से इन्होंने अच्छा लिखा था, कोई इसमें वैसी खामी नहीं थी। इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और मैं आंसर आपको दिखाता हूं एआई पर जो थोड़ा सा तार्किक और लगेगा आपको। ये भी आंसर अच्छा है, वो भी आंसर अच्छा है। मुख्य रूप से क्या है कि दोनों आंसर दो अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है, तो एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता है। कई सारे आंसर ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम मैच कर जाते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि दोनों ने किताब से कहीं से चेप लिया है। तो ऐसा नहीं है, दोनों आंसर अलग है लेकिन दोनों अच्छे हैं, ठीक है ना। तो मैं दूसरा आंसर ही पढ़ा देता हूँ इंग्लिश मीडियम का, और उसमें वही पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा जो उसके अच्छे हैं, जो आपको लिखने चाहिए आंसर में। ओके, इन्होंने भी एआई के कार्य लिखे हैं सारे। उसके बाद कार्य के बाद इन्होंने क्या लिखा है कि कहाँ पर ये चीज़ नहीं काम कर सकता है एआई। तो इन्होंने बोला है कि एआई जो होता है मुख्य रूप से, एआई की खामियां दरअसल में इन्होंने बताई है, और यही तो पूछा गया था सवाल में कि एआई की कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसके कारण से वो एआई जो है वो मनुष्य का स्थान कभी भी नहीं ले सकता है। सवाल का मूल भावना तो यही था, सवाल के मूल रूप से यही छुपा हुआ था, यही वो आपसे चाहता था, तो इसी को लिखना था। एआई के कार्य नहीं लिखने थे। तो इन्होंने अच्छा बताया कि सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, इथिकल कंसर्न भी है, और एआई मेनली जो होता है वो इनपुट पर आधारित होता है। उसमें पहले से ही जो डेटा फीड होते हैं उसी के आधार पर वो निर्णय लेता है, उसी को प्रोसेस करके अपना निर्णय लेता है। ओके, तो ये इन्होंने अच्छा लिखा है। उसके अलावा इन्होंने बताया है और भी कुछ चीज़ों को लेकर, तो ये अच्छा लिखा। यही तो मुख्य रूप से लिखना था कि एआई को लेकर कौन कौन से ऐसे कंसर्न हैं जो मनुष्य ही पूर्ति कर सकता है उसका। जैसे इमोशनल चीज़ें आप जोड़ सकते हैं कि जो इमोशंस हैं वो मानव में ही हो सकता है, ये कभी भी किसी मशीन में नहीं हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं हॉस्पिटल का, जो एक बच्चे की कॉपी में ही था, बहुत ही बेहतरीन लिखा था उसने लिखा था कि मरीज जो होता है उसको दवा देने का काम तो एआई कर सकता है, लेकिन उसके साथ बैठकर जो बातें होती हैं जो मनुष्य करते हैं वो नहीं कर सकता है एआई। अभी तक तो इतना डेवलप नहीं हुआ है, आने वाले समय में ज़रूर डेवलप हो जाएगा, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो उस आधार पर इनका भी आंसर अच्छा था, इनको भी अच्छा बोला है मैंने कि आपके पॉइंट्स वगैरह अच्छे हैं, तो आप भी लिखिए। अब चलते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि कैसे शुरू किया जाए। इस टॉपिक को मैंने दिया, एआई के बारे में पढ़िए, सवाल को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल क्या है। एआई का डेफिनेशन लिखिए सबसे शुरुआत में कि एआई क्या होता है, इंट्रो में उसको लिख सकते हैं। उसके बाद से सवाल का मुख्य हिस्सा क्या है कि क्या ये हो सकता है, उस पर आपको तर्क देना है। तर्क के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि एआई कौन कौन से कार्य कर सकता है और कौन कौन से कार्य नहीं कर सकता है। जो कार्य वो नहीं कर सकता है वही तो मानव कर सकता है। यही बस मानव और एआई में डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस के कारण मानव का कभी भी वो विकल्प नहीं हो सकता है। अब पढ़े कहाँ से? तो ऑनलाइन पढ़िए, सर्च करके, किताब से पढ़िए। अगर किताब है तो मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है वो तो किताब में है आपके, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तब तो ना। बिना पढ़े कैसे आंसर राइटिंग करेंगे? एक बार पढ़िए तो शुरुआत तो कीजिए आंसर राइटिंग करने का, उसके बाद तो होगा। और बस यही था इसमें, और क्या बताऊं मैं, बस इसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे इस सवाल का अगर मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक में चला जाता हूं, मैं सबसे बेसिक में कि सबसे पहला अगर आज आंसर लिख रहा और यही सवाल है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो में लिखिए कि एआई क्या होता है। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़िए कहीं से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, कहाँ से भी पढ़ रहे हैं। एआई क्या होता है वो लिख दिया, एआई के कार्य लिख दिया। ये इन्होंने भी तो वही किया है, कौन सा अलग किया है बताइए। एआई के कार्य लिख दिया। उसके बाद से आप डायरेक्ट आ जाइए कि एआई की कौन कौन सी खामियां हैं या चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेज हैं अंग्रेजी में बोले तो, और चैलेंजेस को लिख दीजिए।
फिर उनको लिखिए कि ये चीज़ की ये जो चैलेंजेज हैं ये केवल मानव ही है जो पूर्ति कर सकता है इन चैलेंजों की, या इन चैलेंजों को केवल और केवल इंसान जो है वही एड्रेस कर सकते हैं। बात ख़त्म हो गई, वहीं पर आपका आंसर पूरा हो गया। पहली बार में तो इतना भी लिख लेंगे तो बहुत होगा, लिखना तो आपको ही पड़ेगा। डर क्यों, करंट थोड़ी नहीं लगता है लिखने पर, लिखो तो यार। चलिए ख़त्म होता है आज का वीडियो, छोटा सा था लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।